हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वातिसा और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का सीपीई सब्जेक्ट का यूनिट 4 इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ठीक है, बाकी के यूनिट्स हो गए हैं, प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट्स की, आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की चाहिए प्लेलिस्ट पहले, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं वो आपको पहले प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो फिर हम सीरीज से चलेंगे जैसे हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 में हमें बात करनी है इवैल्यूएशन की और असेसमेंट की, तो ये आपको थोड़ा इजी ही लगेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे, इन सभी टर्म्स को हम सीखेंगे, समझेंगे और डेफिनेशन एक छोटी सी याद कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट। हमारा मेजरमेंट क्या होता है, इसका मतलब है कि कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, जैसे कि मार्क्स हो गए, स्कोर हो गए। जब भी हम किसी बच्चे के या स्टूडेंट्स के नंबर रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि इसके सब्जेक्ट में इतने नंबर आया या इसके क्लास फर्स्ट में इतने थे नंबर परसेंटेज, फिर इतने थे, फिर इतने थे, इतने थे, तो बच्चों का जब हम इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब रहता है हम मेजरमेंट कर रहे हैं बच्चों के स्कोर्स का, मार्क्स का। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि वो आर्ट्स में कैसा है, मैथ्स में कैसा है, ठीक है, वर्क एजुकेशन में कैसा है, फिजिकल एजुकेशन में कैसा है, बातचीत में कैसा है, क्लासरूम में कैसा है, बाहर कैसा है। जब सब कुछ देख के, सभी एस्पेक्ट्स को देख के बच्चों को जज कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें असेसमेंट का, तो असेसमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूसली कलेक्ट कर रहे होते हैं और एनालिसिस कर रहे होते हैं ताकि हमारी नॉलेज और इम्प्रूव हो, इम्प्रूवमेंट आया हमारे नॉलेज में, लर्निंग में, तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट हो रहा है। यानी कि इसके अंदर हम कंटिन्यूसली बच्चों का कुछ हो गया, कुछ टर्म्स हो गए, बच्चों की परफॉर्मेंस होगी, उन सबका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आज क्या था, कल क्या था, इस महीने कैसा था, दूसरे महीने कैसा था, इस साल कैसा था, दूसरे साल कैसा था, सबको कलेक्ट करते रहना, एनालिसिस करते रहना, इम्प्रूव करते रहना, लर्निंग को ही असेसमेंट होता है। ठीक है, रही बात एग्जामिनेशन की, तो आप सभी को पता है एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेस में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक का जस्ट एक फॉर्मल टेस्ट ले लिया आपने, उसको एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना कुछ है ही नहीं, एक फॉर्मल टेस्ट ले लिया चेक करने के लिए कितनी नॉलेज है बच्चों में, कितनी नहीं है, मेनली कितना उन्होंने बच्चों ने याद रखा है चीज़ों को। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे आपने कोई टेस्ट ले लिया, उसको एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की, क्योंकि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो इवैल्यूएशन है, राइट। तो इवैल्यूएशन की बात करते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ा था कि होलिस्टिक बच्चों का देखना, परफॉर्मेंस कैसी है, पूरा परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, कि हर एस्पेक्ट में वो कैसा है। तो इसलिए इवैल्यूएशन बहुत बढ़िया है। और इसके दो टाइप्स भी हैं हमारे पास, वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर हम बच्चों का चेक करते हैं कि हमने अपनी जो टीचिंग है वो कितनी अच्छी करी और बच्चों को कितने अच्छे से चीज़ें लर्न हुई उसी टाइम पे, उसी समय पे। जैसे हमने आज क्लास ले ली, क्लास के 5 मिनट बच्चे, हमने थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लिए बच्चों से, ओरल टेस्ट के फॉर्म में ऐसा ले लिया कि हमें पता चले कि बच्चों को ये क्लास में क्या क्या समझ में आया, या जो जो हम समझाना चाहते थे, याद करवाना चाहते थे, उन्हें याद हुआ, नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई, बिल्ड हुई, या नॉलेज बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि इसका नाम सिंपली कर सकते हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ड्यूरिंग टीचिंग, यानी टीचिंग के टाइम पे ये आपने बच्चों से कुछ टेस्ट वगैरह ले लिए, क्वेश्चंस पूछ लिए, डिस्कशन वगैरह कर लिए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देखा, आपने जब पढ़ाया तभी कुछ ले लिया, पढ़ाने के साथ साथ आपने कुछ बच्चों से करवा दिया, ब्लैक बोर्ड पे कुछ आपने टेस्ट ले लिया, या पढ़ाते टाइम आपने बच्चों से कुछ कर लिया, बच्चे सीख रहे हैं उसी टाइम पे आपने छोटा सा टेस्ट ले लिया। ऐसे नहीं कि बच्चों को पता चल रहा है कि टेस्ट है, ऐसे ही क्विज वगैरह ले लिया, छोटे से बच्चों को पता भी नहीं चला। ठीक है, ऐसे बीच बीच में करवा देना, यानी पढ़ाने के दौरान प्रोसेस जो हमारे पढ़ाने वाले चल रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस के टाइम पे जब भी कुछ ऐसे चीज़ें करवाते हैं जिससे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसको फॉर्मेटिव
इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, समेटिव से ज़्यादा अच्छा क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, वही समेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? जो कि एक मिड टर्म हमने टेस्ट लिया बच्चों का या फाइनल एग्जामिनेशन लिया, जिसमें बच्चों को पता है कि कल पेपर है, कल एग्जाम है, हमें पढ़ना है, हमें अच्छे नंबर लाना है, बच्चों को स्ट्रेस है, बच्चों को पता है ये सब टॉपिक्स आएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ो, रट्टाफिकेशन करो। तो ये सब हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, जो हमारे मिड टर्म टेस्ट है, यूनिट टर्म टेस्ट हैं, जितने भी FA ऐसे होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो सभी हमारे जितने भी समेटिव इवैल्यूएशन में आएंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CCE। आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा CCE के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक क्विक रिवीजन दे दी हूँ कि CCE क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका नीड और सिग्निफिकेंस हमको जानना है। तो सबसे पहले CCE क्या होता है? इवैल्यूएशन ही है, बच्चों का मूल्यांकन ही करना है, पर इसके अंदर ये मेथड दे रखा है। एनसीएफ ने ये बोला कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? CCE की तरह होना चाहिए, यानी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ठीक है, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कभी मन करे ले लो, आज ले लो, हर क्लास में ले लो। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी इसमें बच्चे की सिर्फ करिकुलर नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो बच्चों का इवैल्यूएशन। ऐसे ही ना हो कि इवैल्यूएशन आप कर रहे हो तो बस ये कि मैथ्स में कैसा है, आपको ये भी देखना है कि वो बातचीत में कैसा है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो और भी एक्टिविटीज में कैसा है। तो हर चीज में करना ही कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, नीड क्या है, जरूरत क्या है? देखो, सबसे पहले तो अगर हम पढ़ने से पहले भी ये सोचे कि जरूरत क्या है, कि हमें फाइंड आउट करना है बच्चों की ग्रोथ कैसी है, बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ हमें देखना है, जानना है, समझना है, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो या को करिकुलर एक्टिविटीज के लेवल पे हो, हर चीज में कैसा है, ये जानने के लिए ही हमें CCE करना है। इसलिए CCE की जरूरत है, नीड है हमें। ठीक है, और साथ ही में हेल्प करता है टीचर्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए और या उनके ऊपर फोकस कर पाए कि अच्छा इस चीज़ में बच्चा अच्छा है, इसमें नहीं है। जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ना बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, किस में नहीं है। और जब हमें पता चल जाएगा हम उसे रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं कि अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा टाइम निकाल के उस टॉपिक को फिर से बता सकते हैं, ताकि उस बच्चे को भी अच्छे समझ में आ जाए। या कोई और मेथड का यूज़ करके या उसके पीयर ग्रुप का, उसके दोस्त से हम बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को इसको एक बार और समझा दो। ठीक है, तो ये जरूरी है, CCE जरूरी है। ठीक है, साथ ही में हमें बच्चों का सपोर्ट भी तो देना है। अगर हम CCE नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा बच्चों किस चीज़ में वीक हो गया, और क्लास निकल रहे हैं, फर्स्ट में आ गया, सेकंड में, थर्ड में आ गया, और वो कॉन्सेप्ट उसको अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। टाइमली बच्चों को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड होगा? जब तक हमें CCE के बारे में पता नहीं चलेगा, हम रेगुलर उसको इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये इसके नीड्स है, आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रही बात सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस लेवल को, क्योंकि डेली मैम कुछ ना कुछ पूछ रही हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट ले रही हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है, अच्छा ठीक है मैम ने ये समझाया, इसका टेस्ट ले लिया, समझाया, टेस्ट ले लिया। तो जब उनको फाइनल एग्जामिनेशन होगा ना तो उनको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि हाँ ये टेस्ट होता रहता है, ये भी एक टेस्ट की तरह है, या फिर हमने तो बहुत अच्छे से सीखा है चीज़ों को, क्योंकि डेली ही मैम हमसे टेस्ट लेती थी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत परेशानी है ही नहीं चीज़ों में। साथ ही में इससे क्या होता है, इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को पार्टिसिपेट करने में एक्टिविटीज़, जैसे कि आर्ट्स के अंदर। ठीक है, कोई आर्ट कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, कम्युनिकेशन, डिबेट, डिस्कशन कंपटीशन, रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, सब जोनल लेवल कंपटीशन, सब में हमें हेल्प मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, कि टीचर्स को भी पता होता है बच्चा किस में अच्छा है या किस चीज़ में वो अच्छा होना चाहता है, तो वो टीचर्स भी हेल्प करती है। बच्चा खुद भी बहुत अपने आप को एक बूस्ट देने के लिए कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ में भी अच्छा कर सकूँ, या मुझ में ये है थोड़ी सी टैलेंट, तो इसको मैं अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिग्निफिकेंस है CCE का। साथ ही में ये CCE हमें ये भी हेल्प करता है ये बताने में कि बच्चों में या किसी टीचर्स में भी क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ठीक है, उनको कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किस बच्चों को क्या समझ में नहीं आता, या कैसे वो किस चीज़ पे अपना फोकस करके उस चीज़ में और अच्छा फ्यूचर भी बना सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है CCE बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सबके लिए। साथ ही में ये प्रमोट करता है जॉयफुल लर्निंग को, एक बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। ऑलराइट, तो ये सब थे हमारे जितने भी सिग्निफिकेंस थे। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हमारा टॉपिक है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी आगे पढ़ेंगे टेस्ट की। ठीक है, बारे में सबसे पहले तो टेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो। तो
तो आप ये लिख सकते हो कहीं ना कहीं टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप बच्चों के नॉलेज को, उनके स्किल्स को, उनके एबिलिटीज को या किसी भी स्पेसिफिक एरियाज को मेजर कर सकते हो, माप सकते हो कि उस चीज़ में वो अच्छा है, नहीं है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट एक टूल है ये मेजर करने के, लर्नर्स का क्या नॉलेज है या क्या स्किल सेट है या एबिलिटीज़ क्या है स्पेसिफिक एरियाज में या किसी भी एरियाज में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें टेस्ट की, तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे होता है कि आप ऐसा टेस्ट बनाते हैं ना जिसमें आपको कुछ जांचना हो। मैं अगर टेस्ट बनाऊंगी कि मुझे बच्चों की मैथ्स की नॉलेज जांचनी है, तो उस बेस पे बनाओगी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही टेस्ट बनते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगर मैं रेलवे का एग्जाम दे रही हूँ तो क्वेश्चन रेलवे के लेवल के होंगे। ठीक है, अगर मैं आईएएस का एग्जाम दे रही हूँ तो क्वेश्चन आईएएस के लेवल के होंगे। सबका सब्जेक्ट और सिलेबस अलग अलग होगा, राइट। तो टेस्ट कैसे बनते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बच्चे में हमें क्या जांचना है, उनकी लर्निंग कौन सी ऑब्जेक्टिव्स जांचनी है, जिसके बेस पे हम टेस्ट बनाएंगे। एक प्लान्ड मैनर में होता है, ये सिस्टमेटिक मैनर में होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद है ये रिलेबल होता है। ठीक है, रियलिटी से इसका पूरा कनेक्शन होता है। अगर हम नीट का एग्जाम की बात करें तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक नीट लेवल के आएंगे ना, उसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये तो नहीं है ना उसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो रिलेबल होता है एंड वैलिड होता है। अगर हम इंजीनियरिंग किसी टॉपिक पे टेस्ट ले रहे हैं, जी का टेस्ट ले रहे हैं, तो वो उससे वैलिड होगा ना। ये तो नहीं उसके अंदर आपने दे दिया एक एसएससी लेवल का कोई टेस्ट दे दिया, नहीं। तो ऐसे बनते हैं टेस्ट। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और साथ ही में अगर टेस्ट ले रहे हैं तो ये क्या हेल्प करेगा हमको चेक करने में कि लर्निंग आउटकम्स जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव हुआ कि नहीं, जो हम बच्चों को सिखाना चाहते थे वो बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। और साथ ही में एक अच्छा माध्यम है टेस्ट एक फीडबैक का, क्योंकि टेस्ट से हमें पता चल जाता है ना कि बच्चा कितना पानी में, कितना उसने सीखा, कितना नहीं सीखा, या हमने भी कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो टेस्ट हमें एक प्रॉपर फीडबैक दे देता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कौन कौन सी चीजें हमारी स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट की। टेस्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेस्ट के मेनली मेजर 2 टाइप हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर हम मेनली क्या जांचते हैं कि हमारी मेंटल एबिलिटी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज को देखने का नजरिया हमारा क्या है, वो हमारा एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये मैं सोचना, एटीट्यूड कुछ और होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज को देखने का नजरिया, और किसी चीज को देखने का नजरिया कैसे बनता है, हमारे मेंटल एबिलिटी से बनता है। अगर हम मेंटली ये सोचते हैं वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब हमारा एटीट्यूड कैसा है, वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने वाला है। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो मेन जो होता है ना, आप अगर आपको टेस्ट लिया जाता है एटीट्यूड का, समझ ये नहीं कि आप कैसा एटीट्यूड लेके घूमते हो, नहीं, इसका मतलब आपकी सोचने समझने का, जो देखने का चीज़ों का नजरिया कैसा है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में यही सब नापा जाता है, बच्चों के बिहेवियर को, उनके थिंकिंग पैटर्न को, ठीक है, उनके लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, और इससे बहुत सी चीज़ें ये भी पता चल जाता है कि बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। इससे ये भी पता चल जाता है, जो उनको हेल्प करता है, अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया तो उनको हेल्प करता है ये सब चीज़ों से टैकल करने में। ठीक है, दूसरा क्या, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में हमें ये मेजर करते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीखा एक सब्जेक्ट के अंदर, यानी क्या अचीव किया उन्होंने। ये कि मान लो मैंने सीख लिया मैथ्स के इतना लेवल, मैंने मैथ्स का बेसिक लेवल सीख लिया, मैंने स्टैंडर्ड लेवल सीख लिया, ठीक है, मैंने कॉमर्स फील्ड में ये सीख लिया। तो ये सब क्या अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू मुझे पता चल गया कि अच्छा ठीक है, 12th में मैंने दिया कॉमर्स का पेपर, ये नंबर आया, तो मुझे मतलब हाँ मैंने अच्छा से सीख लिया, अकाउंटिंग वगैरह, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सब सीख लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सब है। ठीक है, तो ये हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है कि ये मेजर करता है व्हाट अ लर्नर हैज लर्नड इन अ सब्जेक्ट, क्या सीखा उसने एक सब्जेक्ट के अंदर, उसके नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स आप कह सकते हो, एग्जाम्पल्स के तरह लिख सकते हो, बट 2 टाइप्स हैं कि इसके अंदर भी बात की जाती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए लिया जाता है या इसलिए डिजाइन होता है, या ऐसे डिजाइन होता है जिससे हमें ये फाइंड आउट कर सके कि स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज है, यानी किस चीज़ों को वो बहुत ही लेट याद करता है, या सीखता है, समझता है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को मैथ्स समझ ही नहीं आता हो या बहुत ही देर से समझ में आता हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी डायग्नोस्टिक टेस्ट बना के। ठीक है,
ये एक थोड़ा सा आपको मेडिकल टर्म भी लग रहा हो ना, डायग्नोसिस कर रहे हैं क्या, तो हाँ इसके अंदर ऐसा टेस्ट बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि स्टूडेंट की लर्निंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। और यूनिट टेस्ट क्या होता है, सिंपल कि एक पर्टिकुलर यूनिट के खत्म होते ही हम टेस्ट ले लेते हैं कि इस यूनिट में बच्चों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया, एक लेसन में क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। टेस्ट ले लिया हमने, टेस्ट के रिजल्ट आ गए, हमें हमारे सामने आ गया, बच्चों के हर बच्चे का ये नंबर आ गया। अब उसका यूज क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं हम बच्चों का, तो सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी टेस्ट आपने लिए उन सबको आप एनालिसिस करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि बच्चा किस चीज में लैक कर रहा है, या कौन कौन से उसके अंदर कमियां आ रही हैं, कौन कौन से लर्निंग गैप्स आ रहे हैं। तो अगर टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा इस चीज में वीक है तो टीचर उसकी हेल्प कर देगा, ठीक है। साथ ही में इम्प्रूव करेंगे हम अपने टीचिंग को कि अच्छा बच्चे इस चीज में, बहुत सारे बच्चे इस चीज में सफर कर रहे हैं, बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, यानी कि हमें थोड़ा अपना टीचिंग जो मेथड है या तरीका है, हमें थोड़ा टीचिंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए। तो एक टीचर को भी अच्छा गाइडेंस मिल जाता है इस टेस्ट से कि बच्चे को इस फील्ड में या इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी और नॉलेज और टाइम देने की जरूरत है। टीचर अपना भी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इससे साथ में भी पता चल जाता है कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है लर्नर्स की, कि उनका इंसाइट क्या है, स्टूडेंट की एबिलिटीज क्या, इंटरेस्ट क्या। अगर हमने देखा कि कुछ बच्चे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसे पैराग्राफ राइटिंग है इंग्लिश या हिंदी में या कोई और भी लैंग्वेज में, तो बच्चे कुछ बच्चे आपने देखे कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, किसी टॉपिक पे बहुत अच्छा लिखते हैं। तो टेस्ट से आपको ये भी पता चल रहा है ना कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज क्या क्या है। वो बच्चा आगे जा सकता है डिबेट वगैरह में या स्पीच कंपटीशन में भी जा सकता है, वो अच्छा लिखने में जा सकता है, राइट। या आपने हैंड राइटिंग देखी, बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं। तो इन टेस्ट से ये भी बताते हैं यूजेज यही है टेस्ट रिजल्ट्स का, कि बच्चों के हम प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेस रहा है, वो अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं। साथ में हम गाइडेंस और काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं बच्चों को, तो स्टूडेंट को ओवरऑल सपोर्ट कर सकते हैं हम टेस्ट का रिजल्ट देख के कि किस बच्चों को कितना सपोर्ट किस फील्ड में चाहिए या किसमें को किससे हेल्प चाहिए। और अगर हमें पता है बच्चों का टेस्ट देख के हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती है। तो अगर बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है, इसमें मैं क्या आगे जा सकता हूँ या कुछ भी, तो आप उसमें भी हेल्प कर सकते हो, राइट। साथ ही में हमें क्या, साथ में ये प्रमोट करता है कि और उसके जो हमारे नेक्स्ट लेवल क्लासेस या क्लासरूम में अगर कुछ उसे एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, ट्यूशन लेनी है पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो भी हम बच्चों को मेनली बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, कि क्या होता है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर एक प्लान्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पहले से प्लान किया हुआ क्वेश्चंस होता है कंप्लीट मैनर में, जिसके अंदर हम मेनली बच्चों को जांचने के लिए ये तैयार करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, स्किल होगी, उसको जांचने के लिए हमें कोई चीज़ तैयार करनी है, तो क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम उसे जांच सकते हैं। उसके नॉलेज को चेक करना है, अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, एप्लीकेशन मेथड को चेक करना है, ठीक है, स्किल्स को चेक करना है, तो हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं। और इट शुड मैच लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बी बैलेंस्ड इन डिफ़िकल्टी। देखो डिफ़िकल्टी लेवल तो बैलेंस्ड होना चाहिए, ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट लेवल का होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में ऐसे आलतू फालतू के सवाल नहीं होने चाहिए। जो भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, अगर हमें बच्चों की साइंस की नॉलेज बच्चों की टेस्ट करनी है तो क्वेश्चंस भी साइंस लेवल के ही होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपने कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, तो क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। तो मेनली क्या होता है, ब्लूप्रिंट एक डिज़ाइन होता है या प्लान होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करते समय, कि क्वेश्चन पेपर में इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने मार्क्स के होंगे, इतना टाइम देंगे, ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होंगे, ये नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, ये एप्लीकेशंस के क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा होता है हमारा ब्लूप्रिंट, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने नंबर्स के होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, एमसीक्यू वाले होंगे, शॉर्ट्स होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, वेटेज वगैरह सब कुछ पहले से डिसाइड कर रहे हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो साथ ही में अगर हम स्टार्टिंग से ही पहले से ही हम किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस का ब्लूप्रिंट बना लेंगे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने से पहले, तो वो हमें ये इंश्योर करेगा कि वैलिडिटी सही है कि नहीं, क्वेश्चन की रिलायबिलिटी सही है कि नहीं, या फिर हमारा कवरेज है कि सभी कुछ कवर हो रहा है कि नहीं सिलेबस में से, ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे हमें बात करनी है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक बैलेंस्ड हमें पैटर्न दे देता है कि कैसे हमें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, किस लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होगा, ठीक है, साथ ही में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, किस चीज़ की रिपीटेशंस मिसिंग, कोई टॉपिक मिस ना हो जाए वो अवॉइड करने की भी बात बताएगा, ठीक है। इंश्योर करेगा कि हमारा जो इवेल्यूशन हो रहा है कि लर्निंग आउटकम पे वो फेयर हो रहा है कि नहीं, कि जो हम जांचना चाह रहे हैं वही जांचें, कोई इधर उधर की बातें ना डाल दें, ठीक है। और साथ ही में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टीचर्स को कि एक अच्छा क्वेश्चन पेपर, सिस्टमैटिकली क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है। ये सब हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस। क्या होता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस? रिकॉर्ड मेंटेनेंस मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी जितने भी हमने एकेडमिक देख लिए कि मैथ साइंस एसएसटी में कैसा है, और साथ ही में हमने ये भी देख लिया कि खेल कूद में पार्टिसिपेशन में, कोई भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने में या अदर कॉम्पिटिशन्स में भी वो कैसा है। उन सब का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हमने बना ली एक डायरी में कि अच्छा ये चीज़ें हैं, इसमें अच्छा है, इसमें बुरा है, इसमें इसने ग्रोथ की, इसमें इसने अच्छा ग्रोथ नहीं किया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना ही रिकॉर्ड मेंटेनेंस है स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करने में, बच्चों को कंटिन्यूस इवैल्यूएट करने में कि बच्चा कैसा है, कैसा नहीं, कैसे क्या ग्रोथ हो रहा है, किस फील्ड में उसको काम करने की और ज़रूरत है, किस फील्ड में वो बहुत अच्छा है, किस में नहीं है, सब पता करना, ठीक है। और बच्चों को और अच्छे से आप अंडरस्टैंड भी कर पाओगे कि कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, राइट, कुछ बच्चे हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं हो पाते, कुछ साइंस में बहुत अच्छे, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब फाइंड आउट करने में भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत हमें मदद करता है। और साथ ही में प्लानिंग फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा प्लानिंग बनाने में भी ये बहुत मदद करता है, ठीक है। अगर ये टॉपिक आया तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना ऐसे, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स की कि किस किस टाइप के थ्रू या किस किस चीज़ों के थ्रू हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, तो प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं, कंटेन पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स होती है प्रोफाइल मेंटेनेंस में, ठीक है। और साथ ही में ये यूज़फुल होता है कि हम बच्चे को, एक इंडिविजुअल के लर्निंग को, उसके नीड्स को, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। दूसरा हमारा ये टाइप होगा रिकॉर्ड को मेंटेन करने का स्टूडेंट को, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। आपने सुना होगा, ये एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, या इसको एक्सप्लेन करो। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हम बच्चे की हर फील्ड को रिकॉर्ड करते हैं कि एकेडमिक्स में कैसा है, सब्जेक्ट्स वगैरह सब में कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा, डांस म्यूजिक में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं है, ये क्लासरूम में कैसा है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में वो कैसा है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो कैसा है, या पूरे साल उसने क्या क्या किया। एक पूरे साल का रिकॉर्ड हर एक फील्ड में जब आप चीज़ का रिकॉर्ड करते पूरे एक साल, उसको कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। और ये बच्चों की क्या ओवरऑल हमें असेसमेंट और गाइडेंस में बहुत हेल्प करता है कि किस चीज़ में बच्चा अच्छा है, किस में अच्छा नहीं है, किस में उसको मदद की ज़रूरत है, क्या नहीं, वो सब में बहुत हेल्प करता है। तो ओवरऑल आप असेसमेंट और गाइडेंस में इसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर हम और टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कैसे पीछे जा सकता है, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर में भी या सेकेंड ईयर में भी है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को रिकॉर्ड करता है, या छोटा सा कोई इवेंट हो गया, ठीक है, कुछ शॉर्ट सा छोटा सा जो कि बहुत अलग था बच्चे के बिहेवियर में, या कुछ ऐसा बच्चे के साथ हुआ बहुत ही अलग सा, ठीक है, कहीं उसने लड़ाई कर दी या कभी किसी के उसने गुस्से में कुछ फेंक दिया, तो आपने वो चीज़ रिकॉर्ड कर दी कि जिससे पता चलता है कि अच्छा उसके बिहेवियर में ये चीज़ है, या उसको कहीं एंगर इश्यूज़ है या कुछ भी है, ठीक है। तो कोई शॉर्ट या स्पेसिफिक आपने कुछ इवेंट इंसिडेंट बच्चे का बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में कोई हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, बहुत ही स्पेसिफिक और अलग सी चीज़ रिकॉर्ड होती है बच्चे का बिहेवियर में, उसकी पर्सनैलिटी में, या कुछ भी उसने फील किया हो, कुछ भी उसका हो पास्ट वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ये यूज़फुल होता है बच्चे की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, उसकी लर्निंग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। उसके बाद टीचर्स डायरी के थ्रू भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो बच्चों का, जिसमें डेली हम क्या टीचर्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, बच्चों को क्या क्या हमने सिखाया, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस नोट्स, एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्शंस, लेसन प्लान्स क्या क्या इंक्लूड थे, क्या क्या बच्चों ने परफॉर्मेंस की, वो सब कुछ आता है इसके अंदर। ये हेल्प करता है सेल्फ इवेल्यूशन में और इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में, टीचर्स को हेल्प करता है। बट टीचर की डायरी होती है ना,
तो टीचर को हेल्प करता है कि टीचर्स अपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को और इम्प्रूव करें, या किस एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाए, या जिसमें बहुत इंटरेस्ट आया बच्चों को, वो सब बच्चों को कैसे और अपनी क्लासरूम को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टीचर्स डायरी के अंदर लिखा जाता है, समझा जाता है, और टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टीचर अपने आप को इवेल्युएट कर पाती है कि वो कितना कुछ कर सकती है, कितना कुछ अच्छा उन्होंने किया या और अच्छा कैसे कर सकती है, ठीक है। और अगर आगे हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कि रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है किसी भी टाइप्स में, किसी भी उसका टाइप के थ्रू रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि हमें स्टूडेंट का ग्रोथ पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट कितना ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका क्या क्या, उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेट्स हैं, उनके क्या हमें स्ट्रेंथ्स देखने को मिल रहे हैं, वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। हम बच्चों को सपोर्ट भी कर सकते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में, इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। हम उनको बता सकते हैं किस चीज़ में और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनके कम्युनिकेशन में हमारे पेरेंट्स के साथ जो पीटीएम वगैरह में आप क्या बताओगे जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा होगा बच्चों का, तो हमें साथ ही में हेल्प करता है ये बताने में पेरेंट्स को अच्छे कम्युनिकेशन में कि बच्चे, आपका बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ में थोड़ी सी मेहनत करनी है, या ये चीज़ उस पर है, उस पर ध्यान दे, ये करे वो करे, ठीक है। तो पेरेंट्स से अच्छे कम्युनिकेशन में भी बहुत मदद करता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है। साथ ही में यूजफुल है प्रमोशन एंड गाइडेंस के लिए, कि किसी चीज़ को प्रमोट करना है आपको, किसी बच्चे को, अगर कोई टीचर आपके क्लास में आया है और आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्लास में कौन अच्छा स्पीकर है, तो आप कैसे बताओगे जब आपने रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा स्पीकर है, ये अच्छा राइटर है, कुछ भी, और साथ में गाइडेंस देना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये यूनिट 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी सीपीई चल रहा है, अगर आप चाहते हो वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, या कोई और सब्जेक्ट में स्टार्ट करवा दूँ तो मुझे बता देना। कोई और सब्जेक्ट के जगह आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, टॉपिक बता देना, टॉपिक वाइज आपको कोई वीडियो मिल जाएगी, या कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, सब्जेक्ट्स जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहे हैं या नहीं है। नोट्स, फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में अगर आपको कुछ भी चाहिए, बुक वगैरह चाहिए, ई बुक चाहिए, परचेज करना हो तो मुझे बता देना, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। और अगर किसी ई बुक नहीं बना हुआ तो मैं आपको उसी टाइम 1-2 दिन में आपको बना के दे दूंगी, ठीक है। ई बुक क्या 100 पेजेस होते हैं, इतने तो होंगे ही, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा, ठीक है। इससे कोई भी हेल्प मिले तो मुझे ज़रूर बताना, साथ ही में मुझे ये भी बताना, मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में कितना हेल्प किया, कितना नहीं, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, नहीं तो चैनल कहीं गुम ना हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ। थैंक यू सो मच।